मित्रों, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों, आज जब पूरे मीडिया का और ऐसा कह लीजिए कि आज की पूरे दिन भर की जो सुर्खियां थी उसमें से जो सबसे प्रमुख या कह लीजिए हाईलाइट ऑफ द डे था, तो आप सब जानते हैं कि वह मणिपुर के जो एक बड़ा ही जघन्य अपराध जो किया कुछ लोगों ने, और जिसके लिए सच कहें तो पूरा देश को शर्मसार होना पड़ा। 140 करोड़ जनता शर्मसार हुई और प्रधानमंत्री जी को आज एक एश्योरेंस देना पड़ा कि जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी गिल्टी हैं इस पूरे जघन्य अपराध में, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई उन सभी के साथ की जाएगी जो भी इस पूरी जघन्य अपराध में शामिल थे। इसके अलावा मित्रों, जैसे प्रीवियस के दो वीडियोस में मैंने बताए कि और भी, अब देखिए, राजनीतिक दल हैं कह लीजिए कि आदत से मजबूर, तो उन्होंने भी कुछ अपने डिफेंस में बातें लाई। फिर भी राजस्थान को लाए, पश्चिम बंगाल को लाए, छत्तीसगढ़ को लाए। तो इस प्रकार से आज पूरे दिन भर की जो सुर्खियां थी वह घूम फिर कर आप ऐसा कहें कि मणिपुर की यह विभत्स, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतना ही कम। खैर साहब, इसके इतर भी कुछ एक डेवलपमेंट्स हुए जो शायद है कि इन खबरों की वजह से शायद है कि लाइमलाइट में नहीं आ पाए, या थोड़ी भी जगह मीडिया में या हम आम जन के बीच में यह खबर पहुंच नहीं पाई। तो जिनमें से अगर एक मैं बात कहूं तो हमारे फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य के एक जो पुरोधा हैं, जो एक जिनको यू कैन से मॉन्स्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स एज ऑफ नाउ, श्री शरद पवार जी। तो उनके लिए एक कह लीजिए कि एक पुनः वापस से एक झटका लगा और खबर उनके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं थी, क्योंकि नागालैंड में, हाँ जी, ईस्टर्न इंडिया का ही एक स्टेट नागालैंड, जहां पर उनके 7 एनसीपी के एमएलएस होते हैं, उन्होंने सभी के सभी ने अपना समर्थन अजीत दादा पवार जी को दे दिया। तो आप ऐसा समझें कि एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब पूरी तरह से, अब देखिए, पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि जो एनसीपी के जो अध्यक्ष अब रहेंगे या पार्टी, अगर आप कहें तो आज पूरी तरह से अजित दादा पवार जी के साथ खड़ी हुई है। और देखिए, इस बीच में अजित दादा पवार जी और उनके गुट ने प्रयास भी किया था शरद पवार जी को मनाने का, उनसे शुभाशीष लेने का। प्रफुल्ल पटेल जी भी उनमें मिलने वालों में से थे। और अगर आपको याद हो तो अभी यह जो INDIA का बैठक हुई कल ही की डेट में, और परसों ही प्रफुल्ल पटेल अलॉन्ग विथ हिज 30+ MLAs शरद राव चौहान सेंटर में शरद पवार जी से मुलाकात की थी, उनको मनाने की कोशिश की थी। परंतु काकाश्री नहीं माने, काकाश्री से अर्थात शरद पवार जी से, तो वे नहीं माने और उन्होंने हालांकि उस समय पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं की थी। और बट दूसरे दिन वे इस INDIA गठबंधन की मीटिंग में नजर भी आए। अब देखिए, हालांकि आप शरद पवार जी को आप यूं ही ऐसे सामान्य तौर पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है, जो उनकी अपनी आगे की बड़ी लंबी सोच रखते हैं वे, तो कहीं ना कहीं शायद है कि वे एक बैलेंस साधते हुए दिखते हैं कि वे इस INDIA गठबंधन का भी हिस्सा रहें और कैसे भी करके उनके दरवाजा खुला रहे NDA का भी। तो देखिए, अभी तो संकेत कुछ ऐसे ही दिखते हैं फिलहाल। अभी आज के लिए तो देखिए, उनके लिए यह एक अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि अभी भी वे अपने आप को अजित दादा पवार की जो अब एनसीपी हो चुकी है उससे वे जोड़ नहीं पा रहे हैं।
या कम से कम पब्लिकली तो वे ऐसा बोलने में या किसी भी प्रकार से कोई ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं कि वे आगे चल के वापस से अजीत दादा पवार की एनसीपी में उनकी वापसी होगी। खैर अब यह तो समय तय करेगा कि शरद पवार जी अपना क्या आगे का स्टैंड लेते हैं। वैसे मेरा अपना मानना है बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जब इलेक्शंस होंगे, खास तौर पे 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद जो स्थिति बनेगी, शरद पवार साहब में भी है कि उस समय अपना कोई फर्म स्टैंड लेंगे। तब तक के लिए वे अवश्य रूप अपनी प्रासंगिकता कैसे भी करके राजनीतिक परिदृश्य में बनाए रखना चाहेंगे। देखिए, एक अगर जैसे प्रासंगिकता की बात चल रही है, तो उनकी प्रासंगिकता अगर वे अजीत दादा पवार गुट के साथ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगी, परंतु उनका वह स्टेटमेंट याद कीजिए कि मैं अपनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, तो वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। मैं बीजेपी के साथ किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। ठीक है, यह उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, वे उस पर स्टिक करना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी इज कम्युनल पार्टी एंड शरद पवार साहब अपना सेकुलरिज्म बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। परंतु अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ अगर हम आज की तारीख की बात करें तो एनसीपी पार्टी पूरी तरह से अब अजीत दादा पवार जी के साथ जा चुकी है। अब जो थोड़े बहुत कुछ बचे हैं, अब उनको देखना है कि वे लोकसभा चुनाव के बाद जब उस पिक्चर क्लियर पिक्चर आएगी, उसमें फिर वे किसके साथ जाते हैं, शरद पवार जी के साथ जाते हैं या अजीत दादा पवार के साथ अलाइन होते हैं। खैर साहब, ये बात रही शरद पवार साहब की। आज और दो चीज और जो आप हम सबके नजरों में आई नहीं, या कह लीजिए बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया, वह था एक केस साहब तीस्ता सीतलवाड़ जी का। तीस्ता सीतलवाड़ जी सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और जिन्होंने बड़ा मुखर होकर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कैंपेन चलाया था, और अभी तक वे उस पर एडमेंट भी हैं, मैं ऐसा कहूँगा, और जिनकी गुजरात हाई कोर्ट ने जमानत तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी थी और उनको इमीडिएटली सरेंडर करने के लिए कहा था। अगर आप सबको यह घटनाक्रम याद होगा, तुरंत ही तीस्ता सीतलवाड़ जी ने रात को शायद 9 बजे 10 बजे कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई और विद इन फ्यू मिनट्स और हाफ एन आवर और एन आवर उनको वहां से अंतरिम जमानत मिल गई थी। परंतु रेगुलर बेल उनको अभी भी चाहिए थी। तो साहब आज की डेट में उनको वह नियमित जमानत भी मिल गई। सिर्फ दो शर्तें रखी गई कि एक कि उनका पासपोर्ट जमा रहेगा कोर्ट में, जिसका मतलब है कि वे देश नहीं छोड़ सकती, और दूसरी शर्त कि वे किसी भी गवाह के संपर्क में नहीं आएंगी, मतलब कि किसी भी गवाह से वे बात नहीं करेंगी, संवाद नहीं करेंगी। तो इन दो शर्तों के साथ उनको एक नियमित जमानत मिल गई, जो कि उनके लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी एक राहत है। अब एक बात करते हैं साहब हम दूसरे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2014 के जब चुनाव, अगर आप याद करें तो रॉबर्ट वाड्रा जी का लैंड स्कैम, जिसको लेके मोदी जी बहुत मुखर थे और उनका ऐसा कहना था या भाजपा का कहना था कि हम सत्ता में आएंगे तो वाड्रा जी पक्का है कि जेल जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने एसआईटी भी गठित की थी। अगर आप उस समय याद करें तो मोदी जी और भाजपा का कहना ऐसा था कि उसके पहले 2014 के पहले करीब करीब पूरा जो भारतीय सरकार है देश की, वह रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए काम कर रही थी। अब ठीक है साहब, पॉलिटिशियंस हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। खैर उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया, एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया। अब
जब बात सबूतों की आती है, जिसके आधार पर ही कोर्ट फैसला लेता है, तो जब एसआईटी ने जो वाड्रा जी से संबंधित बैंक है उससे उनके खिलाफ जो सबूत हैं जब वे मांगे, तो आज मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बैंक का रिप्लाई था कि जो उनके खिलाफ सबूत थे वे सब बैंक के बेसमेंट में रखे हुए थे और बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अब मतलब एक तरह से बॉर्डर साहब को अभी फिलहाल तो मैं ऐसा कहूंगा कि एक क्लीन चिट जैसी मिलती हुई दिख रही है। अब जब सबूत ही नष्ट हो चुके हैं तो फिर आप क्या केस आगे बढ़ाएंगे। खैर फिर अब द ओनस इज ऑन मोदी जी एंड हिज टीम कि अब ये कैसे इसकी आगे कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अब आप सब जानते हैं बिल्कुल एक आम बात है कि जब सबूत नहीं तो फिर सजा कैसी। तो एक तरह से मेरा अपना ऐसा मानना है कि वाड्रा साहब के लिए आप इट्स ए फ्री वॉक। अब वे पूरी तरह से आजाद हैं अगर सबूत नष्ट हो चुके हैं तो साहब आज की एक खबर यह थी। और वापस हम आते हैं मणिपुर वाले मुद्दे पर। तो मणिपुर वाले मुद्दे पर देखिए, अब जितना आप सब में आप ने देखा आज कैसे दिन भर की गतिविधियां थी, कैसे क्या क्या रिएक्शंस आए, कैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रिएक्ट किया, फिर चाहे वो सत्ता में शामिल पार्टीज हों या सत्ता के बाहर पार्टीज हों। इस बीच में खबर आई है कि ट्विटर पर जिस पर यह वीडियो सर्कुलेट हुआ था, वायरल हुआ था, उसके खिलाफ भारत सरकार एक्शन लेने वाली है। क्योंकि देखिए ऐसे कोई भी कंटेंट जो जो दो समुदाय में या समाज में या दो से ज्यादा मल्टीपल समुदाय में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता, दुराव या दुश्मनी पैदा करें, ऐसे कंटेंट को लेकर हमारे अपने भारत में कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हमारी भारतीय सरकार ने पाया कि ट्विटर ने उसको वायलेट किया है। अब देखना साहब यह दिलचस्प होगा कि क्या सच में कोई कॉन्क्रीट एक्शन ट्विटर पर हो पाएगा। क्योंकि अगर आप याद करें तो एक समय और भी था जब ट्विटर के साथ भारत सरकार की ठनी थी। उस समय पर आईटी मिनिस्टर होते थे, शायद है कि रविशंकर प्रसाद जी होते थे, परंतु और वो ट्विटर हेड उस समय जैक डॉर्सी करके होते थे। तो दोनों के बीच में काफी एक ट्विटर और भारत सरकार के बीच में द्वंद्व चला था, परंतु कुछ एक ऐसा कॉन्क्रीट एक्शन अगेंस्ट ट्विटर निकल नहीं पाया। और मे भी है कि शायद है कि दैट वाज द रीजन कि रविशंकर प्रसाद जी को उस समय आप ऐसा कह लीजिए कि मुख्य धारा से हटना पड़ गया था। शायद है कि मे भी कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। खैर वे पार्टी में हैं और पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो आज उनको आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा भी होगा। तो आज की ये कुछ बातें थी जो हमारे ओनली बिकॉज ऑफ दैट मणिपुर इंसिडेंट और बहुत ही बुरी एक जितनी भर्त्सना की जाए उसकी वजह से कुछ एक जो मुख्य बातें थी वो साहब आज रह गई। अच्छा साहब, एक चलते चलते अभी एक मैं कल देख रहा था कि राहुल गांधी जी एयरपोर्ट पर बाकायदे सिक्योरिटी चेक इन के साथ अंदर जाते हैं और बिल्कुल एक कॉमन सिटीजन के जैसे ही उनकी सारी सुरक्षा जांच होती है। उसको लेकर देखा मैंने कि कांग्रेस ने किस प्रकार से उनको इसकी सादगी, उनकी सादगी से जोड़ा कि हाउ सिंपल इज द मैन एंड उन्हें जरा भी इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं कि ही इज ट्रीटेड एज लाइक ए कॉमन सिटीजन। तो साहब एक छोटी सी बात मैं जो अक्सर कभी अपने वीडियोस में कहा करता था कि भाई कम से कम कांग्रेस पार्टी के वे शहजादे तो हैं ही, राजकुमार तो हैं ही। क्योंकि देखिए मैं भी एयरपोर्ट्स में मैंने भी जब फ्लाइट जब जब पकड़ने
गया हूं मैं, तो एक बहुत ही कॉमन जो कि मतलब कह लीजिए कि आम आदमी जिस पूरे सिक्योरिटी स्क्रूटनी से गुजरता है, वैसे ही तो राहुल गांधी जी के साथ हुआ। फिर ऐसी एक कोई अलग से मतलब आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज कि उनको मतलब इस टाइप से पोर्ट्रे किया गया कि सी हाउ सिंपल द मैन इज। अरे भाई, वो एक सामान्य इस देश के is as like a common citizen as like many other Indians are। अब ठीक है, भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका राजनीतिक प्रभुत्व एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति में रहा है, और आज भी वे वन ऑफ द आई विल से कि जो मोस्ट चर्चा में रहने वाले नेता हैं। उनका अपना एक राजनीतिक कद भी है, और बड़ा खासतौर पे कांग्रेस में तो बहुत बड़ा कद है उनका। तो फिर भी छोटा सा एक वह उनका वीडियो देखकर थोड़ा सा मन में प्रसन्नता हुई कि एटलीस्ट चलिए ठीक है, उन्होंने उस चीज अपने आप को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। चलिए साहब, अभी के लिए इजाजत दीजिए। संवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।